Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 12th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 दिसंबर 2021 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आज संडे है और आप लोगों को मालूम होगा संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज क्या करेंगे, हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करेंगे। मतलब कि पिछले मंडे से लेकर सैटरडे तक जितने भी आर्टिकल चर्चा में थे, जितने भी करंट अफेयर चर्चा में थे, सबका कंपाइलेशन कवर करने वाले हैं, सबका रिवीजन करने वाले हैं। तो डिटेल में ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज क्या करने वाले हैं, चीज़ों को रिवाइज करेंगे क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सप्ताह की चीज़ों को कंपाइल करके पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, उनके आंसर्स भी आप लोगों को साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे, दोनों ही चीज़ों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ यार, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आपसे बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक्स का, तो आज भी आप लोगों को इस वीडियो पर रोजाना की तरह सपोर्ट दिखाना है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मंडे से लेकर सैटरडे तक हमने जितने भी करंट अफेयर कवर करे हैं सबका कंपाइलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। मंडे में हमने इस आर्टिकल से शुरुआत करी थी। पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को लेकर। आपको मालूम होगा रिसेंटली श्रीलंका के एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर भारत आए, काफ़ी डिस्कशन हुआ और भारत ने श्रीलंका को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो रिसेंटली आप देख पाओगे इंडिया श्रीलंका ने मिलकर अग्री किया है 4 अग्रीमेंट्स को। वो 4 अप्रोचेस क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। वो 4 अप्रोचेस इस प्रकार के हैं कि वो श्रीलंका को आज के टाइम पर रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अपने आप में श्रीलंका के अंदर काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। जैसा कि वहाँ पर फूड के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व इनका जो भी एक तरीके से फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सिचुएशन काफ़ी ख़राब है इनकी। इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी थी अभी हाल ही में, आप लोगों को मालूम होगा। तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब है। तो उस बेसिस पर भारत ने यहाँ पर श्रीलंका को सपोर्ट करने के बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले मैप को देखते हैं। ये आप देख पाओगे, ये है इंडिया का मैप। नीचे आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर आपको श्रीलंका को देखने को मिलेगा। इस मैप पर अभी हम लोग वापस से आएंगे क्योंकि ये चर्चा में है आगे भी, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 तरीके के यहाँ पर आप कह सकते हो अग्रीमेंट को किया गया। एक तरीके से आप कह सकते हो 4 तरीके से भारत सपोर्ट करेगा। पहला सपोर्ट है लाइन ऑफ क्रेडिट का, मतलब कि हम लोग काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है पहले नहीं प्रोवाइड करवाते थे, पहले भी काफ़ी पैसा देते थे, लेकिन अब उस क्रेडिट फैसिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा। उधारी पर बहुत पैसा देंगे ताकि हम लोग क्या कर सकें, श्रीलंका को रिकवर कर सकें। उसके बाद दूसरा यहाँ पर करेंसी स्वैप की फैसिलिटी देखने को मिली है। अभी दोनों कंट्रीज़ के बीच में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि श्रीलंका को अगर इंडियन करेंसी की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल वो भारत की करेंसी ले लेगा, लेकिन उसके बदले में हम श्रीलंकन करेंसी लेंगे। तो करेंसी स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज करना, ठीक है। तो करेंसी एक्सचेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भारत मॉडर्नाइजेशन करेगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ये मतलब कि आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। खासकर एक है त्रिंको ऑयल फार्म हो गया, त्रिंकोमली जो एक तरीके से पोर्ट है वो हो गया। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट करना है। भारत उसको मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी कुछ अमाउंट खर्चने वाला है। देन उसके बाद इंडियन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा श्रीलंका के अंदर। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया ताकि हम लोग यहाँ पर श्रीलंका को उसके क्राइसिस से थोड़ा सा निकाल सके, इसीलिए यहाँ पर ये सारी चर्चा की गई है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ऊपर ऊपर से चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपका एक रिविजन हो जाए, आप चीज़ों को रिकॉल कर पाओ, क्योंकि रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे विवाद रहते हैं। सबसे पहला विवाद है फिशरमैन को लेकर। ये विवाद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया था, मैप पर वापस आएंगे तो 1 मिनट मैप को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर इंडिया नीचे श्रीलंका, इसके बीच में जो ये एरिया है बेसिकली यहाँ पर इस वाले को एरिया को हम लोग बोलते हैं पाक बे वाला, ठीक है। पाक बे का एरिया है, पाक स्ट्रेट भी आप कह सकते हो। यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं। अब श्रीलंका के अंदर यहाँ पर इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ से बहुत सारे जो फिशरमैन है, बहुत सारे मछुआरे इधर आते हैं
और मछली मारने के लिए आते हैं, उनको एक तरीके से फिर बेचकर अपना एक तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार का प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन का ये काम है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी फिशरमैन इस इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री होती है, तो उसको क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में घुस जाते हैं और श्रीलंका की नेवी जो है यहाँ पर उनको पकड़ लेती है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो गोलियां भी चला दी जाती है, जिसकी वजह से एक फिशरमैन डिस्प्यूट, काफ़ी बड़ा डिस्प्यूट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में अगर हम इशूज़ की बात करें तो पहला इशू रहता है किलिंग ऑफ फिशरमैन, फिशरमैन को मार दिया जाता है, सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। दूसरा डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट का। मतलब ये क्या है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया और जापान ने मिलकर डिसाइड किया था हम लोग श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट को डेवलप करेंगे, एक बंदरगाह बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि लास्ट वक्त तक आते आते जब हम इसका डेवलपमेंट चालू करने वाले थे तो श्रीलंका ने मना कर दिया कि आप इसका डेवलपमेंट मत करो, आपको हम लोग ईस्ट कोस्ट की जगह वेस्ट कोस्ट दे रहे हैं, तो आप वेस्ट वाले साइड पर बना सकते हो, ईस्ट वाले साइड पर मत बनाओ। ठीक है, तो श्रीलंका ने ये बोल दिया। अब आप कहोगे तो ये ईस्ट कोस्ट वाला किसके पास गया, तो ईस्ट कोस्ट वाला जो प्रोजेक्ट है ये चाइना को दे दिया। तो आप कह सकते हो इसकी वजह से इंडिया काफ़ी नाराज़ हुआ, इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी खराब हुए, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री होने के बाद भी आप कह सकते हो चाइना की तरफ ये ज़्यादा झुका हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि चाइना ने भरपूर मात्रा में पैसा प्रोवाइड करवा रखा है। और तीसरा पॉइंट यही है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। आप कह सकते हो चाइना ने भर भर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत सारा पैसा लगा रखा है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका के अंदर उसको भी खरीद रखा है चाइना ने। ठीक है, 99 ईयर के लिए लीज पर ले रखा है। और एक तरीके से ही हम लोग ये देख पाएंगे कि चाइना ने कितना ज़्यादा पैसा देने के बाद इसको पूरी तरह से डेट ट्रैप के अंदर फंसा रखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। ये चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है। इसमें क्या होगा, पैसा देते बहुत सारी कंट्रीज़ को देता है और देने के बाद यहाँ पर उन कंट्रीज़ को इतना पैसा देता है कि वो कंट्रीज़ उस पैसे को नहीं चुका पाती हैं, और फिर क्या होता है, वो चाइना के अकॉर्डिंग चलती है। तो उसी प्रकार का सिनेरियो श्रीलंका के अंदर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में डिस्कस करें तो पहला पॉइंट आता है इन दोनों का बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड बहुत पुराना है, दोनों के रिलेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 2500 साल पुराने रिलेशंस आपको दोनों के देखने को मिलेंगे। दोनों कंट्रीज़ के कल्चरल, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक हर प्रकार के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। और भारत ने शुरू से ही श्रीलंका को सपोर्ट किया है, चाहे आप बात करते हो टेररिज्म की, क्योंकि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुआ था, आप लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर जब गृह युद्ध हुआ तो उसमें भारत ने यहाँ पर श्रीलंका के अंदर आतंकवाद को खत्म करने में पूरी तरह से मदद करी है। उसके बाद यहाँ पर भारत ने श्रीलंका को एक तरीके से एक रिहेबिलिटेशन के लिए सपोर्ट किया। मतलब कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग एक तरीके से जब ये गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, तो वहाँ पर लोग बहुत सारे बेघर हो चुके थे, तो उनको घर दिया। लगभग 50,000 के आसपास घर बनवाए थे भारत ने। तो हमेशा से ही भारत ने सपोर्ट किया है। कोविड-19 के टाइम पे भारत ने बहुत कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है श्रीलंका को, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई हैं, और भी बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट और भी बहुत सारा सपोर्ट हम लोगों ने दिया है। उसके बाद ये भी याद रखना, श्रीलंका और इंडिया के बीच में 2 अभ्यास होते हैं। एक तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो मिलिट्री है, दोनों मिलिट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है मित्र शक्ति। दोनों कंट्रीज़ का जो नेवी है इसके बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है सिलिनेक्स। ठीक है, प्लस उसके बाद दोनों कंट्रीज आज के टाइम पर पार्टिसिपेट करती हैं बिम्स्टेक के अंदर, और बिम्स्टेक के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया था। सार्क के अंदर दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, और बिम्स्टेक सार्क के अंदर इंडिया कहीं ना कहीं एक लीड रोल प्ले करता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी नागालैंड स्टेटहुड डे के बारे में। तो रिसेंटली नागालैंड ने अपना 59th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया 1 दिसंबर 2021 को, और मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ नागालैंड को लेकर। तो नागालैंड से पहले आप कह सकते हो यहाँ पर जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उससे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि जो नागालैंड है वो असम का पार्ट हुआ करता था थोड़ा सा। असम मतलब इनिशियली आप कह सकते हो पहले नागालैंड असम का ही पार्ट हुआ करता था। बाद में यहाँ पर काफ़ी हद तक मांग उठी नागालैंड के अंदर, हम लोग को एक अलग से हिस्सा चाहिए, हम लोग को एक अलग से पार्ट चाहिए। बहुत ज़्यादा विवाद उठा इसको लेकर। 1960 में हमने डिसाइड किया चलो यहाँ पर करते हैं कुछ। फिर उसके बाद फाइनली 1963 के अंदर क्या हुआ, नागालैंड को स्टेटहुड दे दिया गया, मतलब स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो नागालैंड को 1963 में स्टेट बनाया गया। उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर नागालैंड 1 दिसंबर को स्टेटहुड डे मनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागालैंड कहाँ पर है, तो इंडिया का मैप देख पाओगे, ये है हमारा महान भारत, और यहाँ पर आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। उसके बाद इधर यहाँ पर आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। इसको जूम करके आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। नागालैंड अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी वायलेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ है, उसी वजह से यहाँ पर चर्चा में देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे नागालैंड की ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इसके आसपास के कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो नागालैंड से कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, उसका असम है, और एक कंट्री भी है म्यांमार भी है। म्यांमार काफ़ी बड़ा एक तरीके से बॉर्डर शेयर करती है नागालैंड के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी हद तक देखने को मिलती है, मतलब कि बहुत सारे जंगल और बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे। अगर हम जंगल की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। बांस काफ़ी हद तक पाया जाता है।
और जानवर की बात करें तो एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड, बियर और ये अलग अलग प्रकार के जानवर के नाम मैंने यहाँ पर दे दिए, आप लोग इसको देख सकते हो। तो ये यहाँ पर एक तरीके से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसका अगर हम बात करें नागालैंड का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, वो है मिथुन, जिसको हम लोग गयाल भी बोलते हैं। प्लस आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल भी बिल्कुल सेम है, तो याद रखना। और नागालैंड की जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है ब्लिथ ट्रैगोपन, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। नागालैंड के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, आप देख पाओगे यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी यहाँ पर ट्राइबल पीपल देखने को मिलती हैं, जिनका नाम आप लोग देख पाओगे, जैसे कि बहुत पॉपुलर जैसे हैं रेंगमा है, कोन्यक है। कोन्यक सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट वाली ट्राइब बोली जाती है नागालैंड के अंदर। अब ये लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं, तो एग्रीकल्चर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरीके से खेती बाड़ी होती है, जो राइस होता है, जो चावल है, स्मॉल मिलेट्स हैं, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर केन, पोटैटो, यही सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं यहाँ की, ठीक है। और नागालैंड के अंदर बहुत सारे आज के टाइम पर प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर आप देख पाओगे इंतंकी नेशनल पार्क हो गया, सिंगपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पुले बर्ड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे प्रोटेक्शन के अंदर रखे गए हैं, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट, नागालैंड के अंदर एक सबसे पॉपुलर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के बारे में। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने बताया है कि दुनिया में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है, पहली बात तो यह ध्यान रखना है, इसको पब्लिश किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। और यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया सबसे टॉप पर सबसे महंगा शहर कौन सा है, वो है तेल अवीव। तेल अवीव इजराइल की कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में बता देता हूँ जिसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को बनाया है। बेसिकली यहाँ पर जो ये यूनिट है ये एक तरीके से पार्ट है हमारे इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर का, और ये बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स लेकर आता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स भी लेकर आता है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हो। तो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी, मैंने आपको बता दिया। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, इजराइल की सिटी है तेल अवीव, यहाँ पर ये मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे ज़्यादा महंगा शहर है ऐसा बताया जाता है। और अगर हम देखें तो इससे पहले पेरिस टॉप पर था, ठीक है, सिंगापुर टॉप पर था। अब यहाँ पर पेरिस सिंगापुर दोनों थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं, ज़्यूरिख नीचे आ चुका है, न्यूयॉर्क नीचे आ चुका है, और यहाँ पर जेनेवा भी नीचे आ चुका है, ठीक है। जेनेवा 7वें पोजीशन पर है, लेकिन टॉप वाली पोजीशन याद रखनी है जिसका नाम है तेल अवीव, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे इसको मतलब मेथड क्या है इसका, इसको काउंट करने का, तो मेथड ये है कि इन शहरों की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर से स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। जो डॉलर है बेसिकली डॉलर आज के टाइम पर सबसे स्ट्रॉन्गर करेंसी मानी जाती है। अब जब डॉलर से यहाँ पर कोई चीज़ स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर वो और ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। तो डॉलर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर करेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ का अमाउंट और महंगा देखने को मिलेगा, जिस वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि इस वजह से यहाँ पर ये जो शहर है ये अपने आप में काफ़ी महंगे हैं पूरे दुनिया भर में, ठीक है। इसके बारे में आइडिया रख सकते हो आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर इंडियन सिनेरियो की बात करें तो इंडिया के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो कि चीपर कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता है, यहाँ पे सामान बहुत आप कह सकते हो। यहाँ पर एक्सपेंसिव की बात करें, हम चीपेस्ट कैटेगरी की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा सस्ता है, रहना काफ़ी आसान है। तो इंडिया के अंदर आप देख पाओगे अहमदाबाद, गुजरात, इनको लिस्ट किया गया है टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा सस्ते शहर हैं ये। उसके बाद और कौन से चीपेस्ट शहर हैं, तो यहाँ पर है डेमास्कस आप देख पाओगे, इसको ये कैपिटल ऑफ सीरिया है। उसके बाद है त्रिपोली लीबिया के अंदर है, ताशकेंत उज़्बेकिस्तान के अंदर है, तुनिसिया के अंदर है, और उसके बाद अल्मेटी कजाकिस्तान के अंदर है। ये सारे चीपेस्ट शहर हैं, सबसे सस्ते शहर हैं, तो इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। तो रिसेंटली पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने पूरे 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब भी हम लोग अपने पॉलिटी सेक्शन में कमिटीज़ के बारे में चर्चा करते हैं तो कमेटी के तौर पर यहाँ पे आप देख पाओगे 4 कैटेगरीज बटी हुई हैं। एक होती है फाइनेंशियल कमेटी, एक स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एड हॉक सेलेक्टेड कमिटीज़, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज़। तो फाइनेंशियल कमेटी के अंदर आपको 3 कमेटी देखने को मिलेंगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके बाद एस्टिमेट्स, और उनके बाद पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है। उसी प्रकार से आप देख पाओगे अलग अलग कैटेगरीज के हम लोग यहाँ पर इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें से भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसको बनाए हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं। तो इसको बनाया कब किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में, ठीक है। इसके बारे में सारी चीज़ें मेंशन थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। और उसका यहाँ पे बोला गया जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये यहाँ पर इसको बनाया गया है अंडर रूल 308 ऑफ द लोकसभा। तो रूल जो 308 है उसके अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर आप देख पाओगे एक चेयरमैन होता है। इस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो इस चेयरमैन को अपॉइंट करता है लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, आपको मालूम होगा, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर पूरे कमेटी में मेंबर्स कितने होते हैं, तो इस कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स जो हैं जिनको लोकसभा के थ्रू इलेक्ट किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। बाकी 7 मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के थ्रू। जितने भी मेंबर होते हैं इस कमेटी के अंदर उन सबका 1 साल का टर्म होता है, 1 साल से ज़्यादा वो लोग सर्व नहीं कर सकते। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, इस कमेटी का मेन पर्पज़ क्या है, तो इस कमेटी का मेन पर्पज़ है
सरकार ने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा है उसकी ऑडिटिंग करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ पर इसका मेन काम है एसर्टेन करना कि भाई कहाँ कहाँ पर पैसा एक तरीके से सरकार को पैसा देना है और एक तरीके से सरकार ने यहाँ पर कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है, यहाँ पर मनी ग्रांट करता है सरकार को बाय द पार्लियामेंट, यहाँ पर इसको ग्रांट किया जाता है और यहाँ पर इन सब की चीज़ों की देखभाली की जाती है। और इसका मेन काम यहाँ पर यह भी होता है सारे अकाउंट्स को एग्जामिन करना, उन अकाउंट्स को देखना, जैसे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है, जो हमारे कैग होते हैं। ठीक है, इनका मेन काम भी क्या होता है कि यहाँ पर सरकार के जितने भी रेवेन्यू रिसीप्ट हैं या फिर जितना भी यहाँ पर एक्सपेंडिचर है उनकी इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ पर उन्हीं रिपोर्ट्स को ये भी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये भी ऑडिट करती है। तो आपको ध्यान रखना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी यहाँ पर यही काम है, सरकार ने कहाँ कहाँ पर पैसा खर्चा है इसको लेकर यहाँ पर सारी ऑडिटिंग करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल था पाइका रेबिलियन के बारे में। तो पाइका रेबिलियन 1817 का डिस्कशन हुआ था। अब ये न्यूज़ में क्यों था तो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ओडिशा सरकार यहाँ पर ये बोलती है हमारी सरकार से, हमारी केंद्र सरकार से, वो ये बोलती है कि भाई आपने देखा होगा 1857 रिवॉल्ट के बारे में चर्चा की जाती है। भाई जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, सबसे पहला रिवॉल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था 1857 में, ये यहाँ पर बोला जाता है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन ओडिशा सरकार ने बोला ऐसा नहीं है, इससे पहले एक विद्रोह हुआ था 1817 में जिसको बोला जाता है पाइका रेबेलियन। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ एक और यहाँ पर विद्रोह हुआ था 1817 में। तो यहाँ पर ओडिशा सरकार का कहना यह है कि जहाँ पर भी आप लोग मेंशन करते हो 1857 इज द फर्स्ट रिवॉल्ट, तो यहाँ पर इसको काटो और 1817 वाले को यहाँ पर बोलो कि ये फर्स्ट रिवॉल्ट था। तो यहाँ पे बोला, ये पूछा जाता, ये कहा गया कि इस वाले को बोलो ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था 1817 वाला। तो ओडिशा सरकार को ये मना कर दिया सरकार ने कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1817 का चलो मान लिया हमने, हाँ बिल्कुल पाइका रेबिलियन था ऐसा, लेकिन यहाँ पर पूरे देशवासियों को नहीं पता है कि हाँ, और पूरे देश भर में ये रिवॉल्ट नहीं था। लेकिन जो 1857 वाला था ये पूरे देश भर में रिवॉल्ट जगा, लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरह सपोर्ट किया इसको। तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, इस वजह से सरकार ने मना किया कि हम लोग इसको एक तरीके से 1817 वाले को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहेंगे। तो 1817 वाला जो रिवॉल्ट है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम ही यहाँ पर पाइका रेबेलियन है। तो क्या था पाइका रेबेलियन, मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर याद रखना, तो इसके बदले में ओडिशा सरकार को खुश करने के लिए या फिर इनको शांत करने के लिए सरकार ने एक स्टेप उठाया है। सरकार ने बोला है कि जो आपकी क्लास 8 की NCERTs है, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर हम पाइका रेबेलियन के बारे में डाल देंगे, पाइका रेबेलियन के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये देख पाओगे, इस पर एक आर्टिकल आया था द हिंदू का। तो पाइका रेबेलियन क्या है? पाइका विद्रोह बेसिकली 1817 में हुआ था, और जो सिपाही म्यूटनी जो 1857 का रिवोल्ट था उससे 40 साल पहले यहाँ पर पाइका रेबेलियन हुआ था, ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, पूरा नाम है इनका बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्रा। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल थे। इन्होंने क्या किया, 2 अप्रैल 1817 में सारे मिलिट्रीज को इकट्ठा किया, सबको साथ में इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इन्होंने रिवोल्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये आप लोग देख सकते हो, जो पाइकास हुआ करते थे, पाइकास को एक तरीके से यहाँ पर बोला जाता था, ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारे किसान लोग होते हैं ना, उस प्रकार से किसानी का काम भी करते थे, लेकिन जब ज़रूरत होती थी एज अ सोल्जर तो अपने आप को ये सोल्जर में भी बदल लेते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कि जो पाइका रेबेलियन है काफ़ी तेज़ी से चला, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान भी पहुँचाया, है ना। गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी बानापुर के अंदर उनमें आग लगाई गई, और ही बहुत कुछ हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश का पूरा खजाना था उसको लूटा गया। लेकिन फिर एट द लास्ट होता क्या है, ब्रिटिश फिर भी भारी पड़ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो विद्याधर होते हैं जिन्होंने यहाँ पर ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था, उनको सज़ा मिल जाती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है 1825 में, और उसके बाद जेल में इनकी 4 साल बाद डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पाइका रेबेलियन अपने आप में शांत हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था PM मित्र पार्क के बारे में। तो अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया है कि भाई 7 PM मेगा पार्क बनाए जाएंगे, और जो ये पार्क होगा इसके अंदर पैसा लगाया जाएगा 4,445 करोड़ रुपए यहाँ पर पैसा खर्चने वाले हैं। और ये जो PM मित्र का पार्क होने वाला है, यहाँ पर इसका नाम याद रखना, मित्र की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपरल। जो टेक्सटाइल्स होते, जो कपड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो कपड़े के लिए आप कह सकते हो ये बड़े बड़े पार्क्स लगाए जाएंगे। ये जो 7 मेगा पार्क होंगे ना, मेगा पार्क का मतलब यह है कि अभी क्या होता है, कपड़ा एक तरफ से यहाँ पर बनाया गया, फिर उसका अलग अलग जगह पर भेजा जाता है, उसके बाद पूरी तरह से तैयार होकर पैकिंग होने के बाद एक्सपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर नाम इसका मेगा पार्क है। एक इतना बड़ा पार्क होगा जहाँ पर सारा काम होगा, फार्मिंग से लेकर आप कह सकते हो यहाँ पर 5F का रोल है। फार्मिंग मतलब यहाँ पे क्या है, 5F का मतलब यह है, पहला F
फार्मिंग, तो उसके बाद फार्मिंग टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। तो ये सारा काम यहाँ पर क्या होगा, इसी पार्क के अंदर होगा। पहले ये काम एक ही जगह पर नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पर फार्मिंग से लेकर फॉरेन तक एक्सपोर्ट वगैरह सब कुछ किया जाएगा एक ही पार्क के माध्यम से। तो यहाँ पर ऐसा पार्क होगा जहाँ पर सारे आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा रिगार्डिंग टेक्सटाइल। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको बताया क्या है ये, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो बेसिकली टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि टेक्सटाइल एक बहुत पुरानी इंडस्ट्री है भारत की इकॉनमी की। हम लोग एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा टॉप यहाँ पर इकॉनमी इंडस्ट्री हमारी देखने को मिलेगी इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए, वो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जो हमारा कपड़ा वाला मामला है, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है। और आज के टाइम पर आप कह सकते हो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का दुनिया भर में। हम लोग बहुत सारा कपड़ा यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। जैसे आज के टाइम पर लिवाइस और भी बहुत सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, उस प्रकार के ब्रांड्स हमारे पास नहीं है। तो हमारा मकसद यह है कि हम लोग भी एक ऐसी ब्रांड लेकर आएँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने आपके साथ पहला आर्टिकल डिस्कस किया था इंडिया श्रीलंका को लेकर। तो इंडिया श्रीलंका से लेकर अभी हमने जो बिल्कुल सब कुछ डिस्कस किया है, पाइका वाइका, ठीक है, पाइका विद्रोह, उसका पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इनके रिगार्डिंग आपको एक क्विज लगा दिया गया है। इन क्विज को आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इनके आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए गए, लेकिन आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो आप लोग मालूम होगा हमने डिस्कस किया था ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की जा रही है। त्रिपुरा के अंदर बोला जा रहा है कि हम लोग को एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। त्रिपुरा के अंदर ये मांग की गई। और यहाँ पर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो की आती है त्रिपुरा मोथा, मतलब त्रिपुरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, और IPFT मतलब इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ भी साथ में आ चुकी हैं। सबकी मांग है कि भाई हम लोग को त्रिपुरा एक पूरा अलग से लैंड दे दो, एक अलग से हम लोग को एक ज़मीन प्रोवाइड करवा दो। तो आपको मैप में दिखाता हूँ, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप देखने को मिलेगा। अभी हमने नागालैंड के बारे में चर्चा की थी, अब हम त्रिपुरा के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको नीचे त्रिपुरा देखने को मिलेगा। ठीक है, त्रिपुरा के नीचे जो आपको ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर वाला एरिया आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ये मैंने मैप आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है। ये है हमारा महान भारत, और आप देख पाओगे ये नीचे की साइड कौन सा है, त्रिपुरा वाला रीजन हो गया। और त्रिपुरा के इर्द गिर्द आप देख पाओगे बांग्लादेशी, पूरा का पूरा बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। इधर से इधर से इधर से इधर से त्रिपुरा, मैं फिर से मैप में दिखाता हूँ, इतना सा हिस्सा आपको ये देखने को मिलेगा त्रिपुरा का, लेकिन इसके इर्द गिर्द सब जगह पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका एक बहुत बड़ा रोल है, इसी वजह से यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर ये मांग की जा रही है। तो त्रिपुरा ने यहाँ पर मांग ये करी, इन्होंने बोला कि भाई जो सरकार है, सरकार अपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करे। और यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या बोलता है, तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हमारे पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो क्या कर सकती है, एक नए राज्य को बना सकती है। ठीक है, एक न्यू स्टेट को बना सकती है। तो यहाँ पर जो त्रिपुरा है उसकी मांग ये है कि हम लोग को एक ग्रेटर त्रिपुरालैंड यहाँ पर चाहिए, एक अलग से रीजन चाहिए, एक अलग से पार्ट चाहिए हम लोग को। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 यहाँ पर इसके बारे में मेंशन करता है। जो सिक्किम है, बेसिकली सिक्किम भी पहले भारत का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का पार्ट बनाया गया था सिक्किम को आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके। तो ये भी आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो त्रिपुरालैंड की भी यहाँ पर इसी बेसिस पर मांग की जा रही है। लेकिन क्यों मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके थ्रू बोला गया कि इनकी जो जनसंख्या है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। और 1881 में जो त्रिपुरा के अंदर जो ट्राइबल पीपल थे, जिसके यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, उनकी जो लगभग जो जनसंख्या है वो 63.77% के आसपास हुआ करती थी। लेकिन अभी साल 2011 के अंदर हमने देखा इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होकर 31.80% तक पहुंच चुकी है। तो लगातार पॉपुलेशन कम हुई है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न है यहाँ पर ये बांग्लादेश वाला रीजन। और बांग्लादेश के बाद आपको मालूम होगा 1971 में एक वॉर हुई थी। वो वॉर यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। उससे पहले 1971 से पहले 2 पाकिस्तान हुआ करते थे। ये एक वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और इधर ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन 1971 में जो ये वॉर हुई, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको बांग्लादेश बना दिया गया। जब बांग्लादेश बना तो यहाँ से बहुत सारे लोग निकल कर आए। और ये वाला जो रीजन है, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो रीजन है ये त्रिपुरा वाला रीजन है। तो त्रिपुरा वाला रीजन तो है, लेकिन क्या हुआ जब यहाँ पर वॉर हुई तो बेसिकली क्या हुआ, लोग यहाँ से निकलने चालू हो गए और इन लोगों ने यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर एंट्री देनी चालू हो गई। लोग यहाँ पर बहुत सारे त्रिपुरा के अंदर एंटर करे और यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्राइबल पीपल है उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनका कहना यह है कि हम लोग को एक अलग से जगह चाहिए, हम लोग को एक अलग से स्टेट चाहिए। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ये लोग मांग कर रहे हैं। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और भी बहुत सारी डिमांड होती है। नागालैंड के लिए बोला जाता है हम लोग को एक नागालैंड चाहिए, असम वाले बोलते हैं हम लोग को एक बोडोलैंड चाहिए जो वहाँ पर ब्रू कम्युनिटी है। उसके बाद और भी बहुत सारी जगह पर आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग अलग चीज़ों की मांग होती रहती है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है वो ना खत्म हो, हम लोग अपने कल्चर को हमेशा एक प्रोटेक्शन में रख सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में। रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, राज्यसभा ने यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है ये एक एमपी के थ्रू चार्ज किया गया
और उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि हमारे जो प्रियम्बल है बेसिकली उसके अंदर एक बदलाव होना चाहिए। प्रियम्बल क्या होता है, तो इस प्रकार से जब आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो सबसे पहली बात प्रियम्बल के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे राइट्स है, एक तरीके से जितने भी सिटीजन हैं यहाँ पर उनके लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसको लेकर यहाँ पर प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो अभी जो रिसेंटली प्राइवेट बिल मेंबर बिल डाला गया, इस मेंबर बिल के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बिल था बेसिकली बिल का क्या काम है, इन्होंने बिल का यही काम है कि इसी आर्टिकल के अंदर बदलाव करने के लिए कह रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही था। इन्होंने यहाँ पर बोला प्रियम्बल के अंदर हमें बदलाव चाहिए। प्रियम्बल के अंदर जो यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड है, यहाँ पर आप देख पाओगे जो सोशलिस्ट वर्ड है भाई इसको हटा दो। प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड हटाने के बाद इक्वालिटी तो है ही, इक्वालिटी को लगाओ और इक्वालिटी के साथ साथ एक सेंटेंस आपको जोड़ना है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी को हटाओ। मतलब कि ये क्या है, इनका कहना ये है जो इक्वालिटी वाला वर्ड है प्रियम्बल में, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसको हटा दिया जाए, इसके आगे कुछ और ऐड किया जाए। इसके आगे क्या ऐड करने के लिए बोला इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला इक्वालिटी ऑफ, मतलब इसको हटाने के लिए नहीं बोला है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एडुकेटेड, टू गेट अ जॉब, टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये यहाँ पर ऐड करने के लिए बोला है। तो लोगों का कहना यह है कि नहीं भाई हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अभी इसके ऊपर फिलहाल कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, अभी कोई भी इसके ऊपर स्टेप नहीं उठाया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि आप प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल अमेंड कर सकते हैं। प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंशनड है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर एक केस हुआ था 1973 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केशवा नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का यहाँ पर केस हुआ, और इस बेसिस पर यहाँ पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बोला प्रियम्बल को अमेंड एक तरीके से किया जा सकता है, लेकिन आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे यहाँ पर आपको देख पाओगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब देखने को मिलेगा, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप बदल नहीं सकते, यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या अभी तक प्रियम्बल अमेंडमेंट हुआ है? बिल्कुल प्रियम्बल का अंदर बदलाव हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू अमेंडमेंट हुआ था, और हमने 3 वर्ड को ऐड किया गया था। 3 वर्ड को ऐड किया था हमने, किस किस वर्ड को? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटी को ऐड किया था। ठीक है, तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिल है बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल को पास किया गया था। मैंने आपको काफ़ी डिफरेंस समझाया था प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या डिफरेंस होता है। प्राइवेट बिल की बात करें तो उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आप कहोगे पब्लिक बिल को भी तो यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है, बिल्कुल इसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन फ़र्क ये होता है जो प्राइवेट बिल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करता है वो कोई मिनिस्टर नहीं होता है, और यहाँ पर जो पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करता है वो एक मिनिस्टर होता है। पब्लिक बिल में फ़ायदा यह है कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चल रही है, वो इस बिल को पब्लिश करती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा करती है, और प्राइवेट बिल के अंदर जो ओपोजिशन पार्टी है वो इसको पब्लिश करती है, मतलब वो इसको एक तरीके से लेकर आती है, वो इसको यहाँ पर पास करवाने की कोशिश करती है। और जो पब्लिक बिल है इसको बहुत आराम से मंजूरी मिल जाती है, बहुत आराम से यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट बिल है इसको अप्रूवल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि एमपी से रिगार्डिंग यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब एमपीज़ को रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के क्या क्या प्रावधान है। तो ये आर्टिकल एक बेसिकली यहाँ पर बोला गया था, रूल्स टू एडमिट क्वेश्चंस बाय एमपीज करके एक आर्टिकल आया था, जिसमें यहाँ पर चर्चा की गई थी कि रिसेंटली क्या हुआ, जो बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, उन क्वेश्चन को डिसअलाउ कर दिया गया, मतलब उन क्वेश्चन को लिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर क्या एमपी के पास क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है? बिल्कुल है, उनके पास राइट टू आस्क क्वेश्चन है, उनके पास पूरा अधिकार है। और पार्लियामेंट में जो पहला घंटा होता है, इसी वजह से उसको क्वेश्चन आवर बोलता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए पहला घंटा डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखना है। फिर उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, यहाँ पर इनके पास अथॉरिटी है कि भाई यहाँ पर क्वेश्चन को लें या ना लें, मतलब क्वेश्चन जो भी पूछा गया है उसको एक तरीके से लेकर सुनवाई करी जाए या नहीं करी जाए, वो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर है। ठीक है, लोकसभा के अंदर क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, रूल 41 से लेकर रूल 44 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, क्वेश्चन को एग्जामिन किया जा सकता है, क्वेश्चन को यहाँ पर लिया जा सकता है, रूल 41 से लेकर रूल 44 के बीच में मेंशन है। लेकिन लोकसभा ने बोला यह है कि क्वेश्चन वही लिए जाएंगे जो कि एक तरीके से रिपीटेड ना हो, अगर पहले पूछा गया है दोबारा आप उसको ना पूछो, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा मतलब ऐसा कोई केस मतलब जो कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो और उसके ऊपर कोई पेंडिंग जजमेंट हो, उसको लेकर कोई क्वेश्चन मत पूछना। तो इसको लेकर यहाँ पर लोकसभा बोलता है। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, लेकिन कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए गए हैं। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। स्ट्रेट क्वेश्चन होता है। स्ट्रेट क्वेश्चन मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा और आप लोग मुंह जवानी को आंसर मांग रहे हो कि भाई आप मुंह से बता दो बस खाली आंसर। एक होता है अनस्ट्रेट क्वेश्चन। अनस्ट्रेट क्वेश्चन में जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रिटन में आंसर मांगता है, हमें लिखित में चाहिए। और एक होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जो भी अर्जेंट मैटर होते हैं उसको लेकर डिस्कशन होता है। ठीक है,
एक होता है हमारा क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब जो क्वेश्चन है एक तरीके से यहाँ पर प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है, क्वेश्चन कैन बी एड्रेस टू अ प्राइवेट मेंबर, लेकिन ये रूल 40 ऑफ लोकसभा के अंदर मेंशन्ड है और रूल 48 ऑफ राज्यसभा के अंदर मेंशन्ड है, तो आपको ध्यान रखना है। तो प्राइवेट मेंबर से जब यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जाएगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन डील करेगा वो यहाँ पर बिल के रिगार्डिंग जो भी डील करेगा वो यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट मेंबर ही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी प्राइवेट मेंबर पब्लिक मेंबर क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब जब प्राइवेट मेंबर किसी बिल को पास करता है तो यहाँ पर क्या होता है, उस प्राइवेट मेंबर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वहाँ पर फिर वो प्राइवेट मेंबर से ही पूछा जाएगा, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर वेज रेट इंडेक्स को लेकर चर्चा करता है। रिसेंटली क्या हुआ, सरकार ने वेज रेट इंडेक्स को रिवाइज किया है। पहला जो वेज रेट इंडेक्स का जो बेस ईयर हुआ करता था वो हुआ करता था 1963 से लेकर 1965। अब यहाँ पर इसको रिवाइज करके 2016 कर दिया गया। मतलब कि मजदूरी को लेकर आप लोग कैसे देखोगे कितने सालों में मजदूरी कैसे बढ़ी है, तो जो मतलब बेस ईयर हुआ करता था हम लोग 1963 से लेकर देखते थे कि भाई मजदूरी कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, लेकिन अब यहाँ पर बेस ईयर ये नहीं होगा, अब बेस ईयर होगा 2016। तो हम लोग हर बार 2016 से देखेंगे कि किस प्रकार से मजदूरी बढ़ी है और किस प्रकार से मजदूरी कम हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। प्लस उसका कुछ पिछले का डेटा बताया हुआ है, पिछला डेटा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछला डेटा यहाँ पर दिया हुआ है जो कि खास नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल चर्चा करता है कला संस्कृति विकास योजना के बारे में। तो रिसेंटली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने यहाँ पर स्कीम को लॉन्च किया है, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। यहाँ पर क्यों लॉन्च किया गया, ताकि जो बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर होता है इसको हम लोग आगे प्रमोट कर सके, इसका विकास कर सके अंडर कला संस्कृति विकास योजना। तो कला संस्कृति विकास योजना के अंदर इसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस रखा गया है और यहाँ पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 30 लाख रुपए तक देने की यहाँ पर बात की गई है इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, ये जो स्कीम है बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार के थ्रू चलाई जाने वाली स्कीम है। यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको हम लोग आगे प्रमोट कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में एक हमने प्रजाति के बारे में चर्चा की थी जिसका नाम था खाइताई सूका सैकिकैरम। ठीक है, तो एक न्यू मैरीन रेप्टाइल ये देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रिसेंटली यहाँ पर इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर कुछ हड्डियाँ पाई हैं, कुछ फॉसिल्स पाया है यहाँ पर खाइताई सूका सैकिकैरम का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको मछली देखने को मिलेगी और यहाँ पर ये मछली अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर खाइताई सूका सैकिकैरम की बात करें तो खाइताई सूका का मतलब यह है कि दैट वन द कट्स विद समथिंग शार्प, मतलब ये कट कर सकती है। ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर मतलब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो खाइताई सूका वर्ड है ये कहाँ से निकल कर आया है, कोलंबिया से निकल कर आया है। कोलंबिया की भाषा के अंदर बोला जाता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी तेजी से कट कर सके। तो ये खतरनाक सी लगी भी रही है, आप देख पाओ कितनी शार्प लग रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम खाइताई सूका रखा गया है। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया रखना है। ये जो मछली है ये कुछ हमारी इस प्रकार की मछली से मिलती जुलती है। ये डॉल्फिन है? नहीं, ये डॉल्फिन नहीं है, ये है पोर्पोइसिस। ठीक है, पोर्पोइसिस यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक्वेटिक मैरीन मैमल्स ही होते हैं। ठीक है, डॉल्फिन की तरह नजर आते हैं। तो इसी प्रकार की मछली हुआ करती थी। तो अभी क्या हुआ है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसकी हड्डियाँ मिली हैं, तो उसको लेकर अभी रिसर्चेस जारी हैं। तो इसका नाम आप लोग ध्यान रख सकते हो, क्या नाम है, खाइताई सूका सैकिकैरम इसका नाम है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो इन क्वेश्चन को अब आप लोग सॉल्व कर लेना जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। त्रिपुरा से लेकर अभी तक यहाँ पर जो भी हमने मछली के बारे में डिस्कशन किया है, यहाँ के रिगार्डिंग आप लोग इसके बारे में जो ये भी क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो। इनके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है सेडिशन लॉ के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है जिनको यहाँ पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए हैं, मतलब राजद्रोह का, देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया है। तो मैंने आपको सेडिशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ बताई थी, इसका इतिहास बताया था कि जो सेडिशन लॉ है बेसिकली इसको लाया गया था 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में। और यहाँ पर जब इंग्लैंड की सरकार, जब अंग्रेज यहाँ पर इस लॉ को लेकर आए थे, उनका कहना यह था कि जो सरकार है, सरकार के खिलाफ में कोई चीज़ भी ना हो, सरकार के हमेशा फेवर में चीज़ हो, जो भी किसी ने ओपिनियन रखा है वो सरकार के फेवर में रहे। तो इस बेसिस पर यहाँ पर इस सेडिशन लॉ को लाया गया। अगर कोई सरकार के खिलाफ में बोलेगा तो उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाएंगे, देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए जाएंगे। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है और इंडिया के अंदर इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो लॉ है बेसिकली इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में थॉमस मैकले के थ्रू। और आज के टाइम पर सेडिशन जो है एक क्राइम है, एक अपराध है। ये एक अपराध कहाँ पे लिखा गया है, इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 124A के अंदर मेंशन्ड है। सेडिशन लॉ की बात करें तो सेडिशन लॉ का मतलब यह है कि बेसिकली यहाँ पर एक अपराध है। अगर कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर, विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर, साइन करके सरकार के खिलाफ एक तरीके से हैट्रेड फैलाता है, नफरत फैलाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को यहाँ पर सेडिशन के अंडर चार्ज किया जा सकता है, उसके ऊपर देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर इसके अंदर अरेस्ट किया जाएगा तो उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि 3 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर 3 साल की सज़ा को बढ़ाकर ज़िंदगी भर की सज़ा भी दी जा सकती है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है।
फाइन भी ऐड किया जा सकता है। गवर्नमेंट जॉब से दूर रहेगा वो, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब उसको मिलेगी नहीं। उसके बाद उसको कोई पासपोर्ट नहीं मिलेगा, प्लस जब जब कोर्ट बुलाएगा तब तक कोर्ट के पास उसको जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो सेडिशन लॉ को लेकर काफ़ी सारी दिक्कत देखने को मिलती है। बोला गया है ये एक रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा है, मतलब कि ये जो कॉलोनियल मतलब कि जो अंग्रेज थे वो अपनी यहाँ पर पहचान अपने छाप छोड़ गए हैं और आज के टाइम पर हम लोग इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक स्टेटमेंट दिया और इसी को लेकर आज के टाइम पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। प्लस यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका कहना भी यह है कि भाई सेडिशन जो चार्ज है बेसिकली ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ पर कर्टेल करता है। मतलब कि लोगों के पास उनका फ्रीडम ऑफ राइट है, उनके पास अधिकार है कि बोलने का हक है, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें सप्रेस होती हुई नजर आती हैं इस सेडिशन चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से एक स्टेप रखा है। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेगा, कोर्ट्स वगैरह को बनाने की, कोर्ट्स वगैरह को डेवलप करने के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी है ये हमारी एक सेंट्रल एजेंसी के तौर पर वर्क करेगी और यहाँ पर स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, मतलब राज्य भी होगा और केंद्र दोनों यहाँ पर मिलकर काम करेंगे और जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको डेवलप करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर कोर्ट्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। ठीक है, इस पूरी बॉडी के अंदर जो मेंबर होंगे यहाँ पर कुछ हाई कोर्ट के जजेस के मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस मतलब एज अ मेंबर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, ताकि हम लोग यहाँ पर सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन दे सकें और बोलें कि हम लोग जो भी पैसा इसके अंदर लगाएंगे वो कोई गलत यूज़ नहीं होगा, पैसे का बिल्कुल सही इस्तेमाल होगा। तो जो भी पैसा होगा हम लोग यहाँ पर उसको एक तरीके से कोर्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर लगाने वाले हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए है ताकि हम लोग क्या कर सकें, पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकें, क्योंकि पहले भी बहुत सारा पैसा अनाउंस किया गया था कोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सारा पैसा नहीं लगाया गया। ठीक है, तो इस वजह से आज के टाइम पर इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। प्लस दूसरा रीज़न ये है कि आज के टाइम पर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ कोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम है। आज के टाइम पर हमारे पास पता है जो कोर्ट के अंदर जज हैं वो लगभग 24,280 जज हैं, लेकिन जो कोर्ट है हमारे पास वो 20,143 कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 620 कोर्ट अभी भी रेंट पर ले रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट के डेवलपमेंट के ऊपर ये पैसा खर्चा जाना चाहिए। प्लस हमारी जुडिशरी के साथ बहुत सारा इशू देखने को मिलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो एक रेट ऐसा होना चाहिए कि लगभग 50 से 70 जज हर 10 लाख लोगों के ऊपर होने चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 जज आपको देखने को मिलेंगे हर 10 लाख लोगों के ऊपर। तो इसके अंदर भी एक सुधार की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पर ये पैसा खर्चेंगे ताकि अपने जुडिशरी के अंदर एक इंप्रूवमेंट कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी डैम सेफ्टी बिल के बारे में। तो रिसेंटली पार्लियामेंट ने डैम सेफ्टी बिल 2019 को क्लियर कर दिया है। इस बिल के फीचर क्या है, इस बिल का पहला फीचर है भाई इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि कमेटी देखभाल करेगी कि डैम को एक तरीके से डैम फेलियर ना मारे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर फीचर यह है कि इसके अंदर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगा, जिसको यहाँ पर एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर यहाँ पर हेड करेंगे और इनका काम भी यही रहेगा कि डैम को लेकर सारे काम ऐसे करना कि डैम की बिल्कुल देखभाली करना, इसके ऊपर एक निगरानी रखना, सर्विलांस करना और उसके बाद बार बार इसकी चेकआउट करना। और इसको लेकर यहाँ पर ये स्टेट के ऊपर सारी जिम्मेदारी भी देंगे और स्टेट का मेन काम भी ये रहेगा कि डैम की मेंटेनेंस के ऊपर काम करना, उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी देखभाली करना, उसको मॉनिटर करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डैम का ओनर रहेगा उसका ही बहुत बड़ा काम रहेगा। जो डैम का ओनर रहेगा उसका ये काम रहेगा कि अगर मानसून सेशन आया है तो मानसून सेशन से पहले डैम को देख लो, डैम के बाद मानसून सेशन के बाद उसको डैम को देख लो। अर्थक्वेक आया है, कोई भूकंप आया है तो भूकंप के बाद उस डैम को चेक किया जाए, कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया है। अगर क्रैक वगैरह आता है तो डैम यहाँ पर टूट सकता है, उससे काफ़ी बर्बादी हो सकती है। तो उसी वजह से यहाँ पर यह चर्चा की गई है कि भाई डैम ओनर्स के ऊपर भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी है। बेसिकली यहाँ पर जो बिल है इसका मेन मकसद यही है कि डैम को हम लोग एक प्रोटेक्शन दे सकें। और इसी को देखते हुए एक और यहाँ पर फीचर यह है कि इसमें पनिशमेंट भी है। अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति अगर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी और जो भी ऑफेंडर्स होंगे उसको 1 साल तक यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अगर बड़ा मतलब कुछ बड़ा ऑफेंस क्रिएट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है इसके अंदर, तो पनिशमेंट बढ़ भी सकता है, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, उसका आज के टाइम पर हम लोग को डैम को मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है, तो ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमारे पास जो डैम वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, डैम काफ़ी पुराने हो चुके हैं। हमारे पास टोटल 5745 रिजर्वायर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप कह सकते हो कि 293 ऐसे डैम हैं जो कि 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं और 25% ऐसे डैम है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो लगभग 80% ऐसे डैम है जो कि 25 साल से पुराने डैम है। तो डैम काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक तरीके से यही काम है कि हम लोग इनको एक प्रोटेक्शन दे सकें, डैम फेलियर को बचा सकें। ठीक है, तो ये मेन मकसद हमारा रह गया है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अभी बिल का इसका कंसर्न क्या है, तो बिल में एक चिंता वाली बात भी है। चिंता वाली बात यह है कि बिल ने अभी यहाँ पर जो भी एक तरीके से मान लो कहीं डैम टूटा, अब मान लो डैम टूटने की वजह से यहाँ पर कोई बर्बादी हुई है तो उसमें लोगों को क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, तो उसको लेकर यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, ये यहाँ पर बताया गया।
उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे बोला गया है कि 2022 से 4 जगह के जो एयरपोर्ट हैं, वाराणसी, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा के जो एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगी। किस प्रकार से काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप हो गए, और आपने जहाँ पे पहले से आपका जो डेटा वगैरह, आपका फोटो और भी यहाँ पर वीडियो वगैरह जो भी आपकी होगी, डेटा पहले से कंप्यूटर में स्टोर है। मान लो एयरपोर्ट के कंप्यूटर पर आपका डेटा वगैरह स्टोर है पहले से ही, है ना, डेटा आपका वहाँ पर स्टोर है। अब क्या होगा, आपको जाना है वहाँ पर एयरपोर्ट पर, तो आपकी फेशियल रिकॉग्निशन होगी, मतलब फेशियल आपका स्कैन किया जाएगा, आपका चेहरा स्कैन किया जाएगा। चेहरा स्कैन करने के बाद ऐसा हमारे पास एक डेटा निकल कर आएगा, डेटा को कंप्यूटर में डाला जाएगा, और आपका जो फोटो वगैरह है वो पहले से डेटाबेस हमारे पास एक तैयार है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो एक तरीके से पूरा जो ढांचा तैयार हुआ, ये घूमेगा, ये सब जगह घूमेगा, और यहाँ पर आपके फेस से मैच हो जाएगा। फेस से मैच हो जाएगा तो आपको आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा अगर मैचिंग हो जाती है तो। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी हद तक आवश्यकता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है हम लोग को, इसमें पैसा बहुत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में यहाँ पर क्या बोला गया है, 46 लाख अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को यहाँ पर रजिस्टर किया गया है इस पेंशन स्कीम के अंदर में। इन लोगों को यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स वो होते हैं जो रिक्शा वाले हो गए, ठीक है, गली में यहाँ पर ठेला लगाते हैं वो हो गए, मिड डे मील स्कीम वाले यहाँ पर वर्कर्स हो गए, या फिर कोई यहाँ पर मोची, हर एक छोटा सा वर्कर, बीड़ी वर्कर, मोची हो गया, और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन सभी लोग को यहाँ पर एक तरीके से ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोला गया है। होना क्या चाहिए, इनके पास यहाँ पर इनकी जो मंथली इनकम है 15,000 रुपये होनी चाहिए, इनके जो एज है वो 18 से 40 साल की होनी चाहिए। ठीक है, एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसके बेसिस पर इनको ये पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर पेंशन मिलेगी, जैसे यहाँ पर ये 60 साल की एज पर आ जाएंगे उसके बाद से। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हो इनकी डेथ हो जाती है तो इनके फैमिली वाले को, या फिर आप कह सकते हो इनकी वाइफ जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, उनको यहाँ पर ये पेंशन मिलेगी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भारत सरकार एक तरीके से जो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स लेकर चलती है। उन स्कीम्स के यहाँ पर ये नाम है, इसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे, यहाँ पे चर्चा की गई है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर। तो यहाँ पर हर साल 3 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आज के टाइम पर भारत के अंदर डिसेबिलिटी को लेकर काफ़ी बड़ी सिचुएशन देखने को मिलेगी। डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पर जहाँ पर व्यक्ति एक तरीके से कैपेबल नहीं है कोई काम करने के लिए, एक तरीके से किसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर वो अपाहिज हुआ है, किसी कारण की वजह से, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो डिसेबिलिटी है इसकी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये बताता है भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 2.2% पॉपुलेशन आज के टाइम पर डिसेबल है। ठीक है, और हम लोग इन डिसेबल पर्सन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर चलते हैं। इन इनिशिएटिव का आप लोग नाम देख सकते हो, मैं भी यहाँ पर पढ़ूंगा, इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग इसको पढ़ लेना। हाँ, एक चीज़ और, आपको जो पीडीएफ है ना ये महीने के लास्ट में मिलेगा। ये पीडीएफ मैं पूरे मंथली पीडीएफ को कंपाइल करके आपको महीने के लास्ट में देने वाला हूँ। तो इसके बारे में, मतलब पीडीएफ के बारे में मत पूछना यार, पीडीएफ आपको मंथली के लास्ट में मिल जाएगा। अब इन क्विज को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सेडिशन लॉ के बाद से जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए हैं इनके क्विज यहाँ पर लगा दिए गए, इनको आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स ट्रेड के बारे में। तो सिप्री ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने यहाँ पर बोला है कि दुनिया भर में अगर हम बात करें कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा वेपन्स बेचे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर यूएस आता है टॉप पर, और भारत की यहाँ पर आप कह सकते हो कंपनीज भी आती हैं। अगर हम बात करें दुनिया भर में कौन सी 100 कंपनी है, मतलब कौन यहाँ पर दुनिया भर में टॉप की 100 कंपनी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं साल 2020 के अंदर, इन 100 कंपनी में से भारत की भी 3 कंपनी है जिनका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर ये 3 कंपनीज बेसिकली भारत की देखने को मिलेंगी, और इसके बारे में ध्यान रखना। लेकिन इसके अंदर टॉप कंट्रीज कौन सी है, तो टॉप कंट्री के ऊपर आता है यूएसए। तो अमेरिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेपन बेचने वाली कंट्री बना है 2020 के अंदर। उसके बाद चाइना है, चाइना के बाद यहाँ पर यूके के बाद रशिया के बाद यहाँ पर फ्रांस ने 5वीं पोजीशन गेन करी है। और इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इंडिया की पोजीशन काफ़ी नीचे है, आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक आइडिया रखना। इंडिया के जो भी फैक्ट्रीज वगैरह, जो भी इंडिया की कंपनीज हैं, बेसिकली इंडिया की कंपनी में या इन टॉप 100 कंपनी में से इंडिया की जो एक कंपनी है जो टॉप पर है वो उसका नंबर है 42 पर, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यहाँ पर नंबर 42 आपको देखने को मिलेगा इन टॉप 100 कंपनीज के अंदर। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। प्लस इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारे वेपन्स को बेचा है दुनिया भर में, ऐसा बताया गया। हालांकि यहाँ पर इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि भारत और भी बहुत सारे हथियार बेचेगा। हथियार यहाँ पर हमने काफ़ी बेचे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, मतलब कि हमने अपने कंट्री के अंदर ही हथियार को काफ़ी सारा खरीदा है। प्लस यहाँ पर सरकार ने अनाउंसमेंट ये कर दिया था कि हम लोग बाहर की कंट्री से हथियार नहीं खरीदेंगे, तो इस वजह से हमने अपने कंट्री के अंदर हथियार का प्रोडक्शन बढ़ाया।
उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो चर्चा करता है ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 का क्या है, देखो हर साल हमारी इंडियन नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को, और 4 दिसंबर का रूल इसी वजह से है क्योंकि 4 दिसंबर को 1971 में इंडियन नेवी ने एक काउंटर अटैक किया था, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था हमने, मतलब पाकिस्तान ने पहले हमारे ऊपर अटैक किया, फिर उसके हमने पाकिस्तान की हालत ख़राब कर दी थी, और उसी को ऑपरेशन को बोला गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो हमारी नेवी ने यहाँ पर इस ऑपरेशन को चलाया था जिसको ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी का जो इवैल्यूएशन है, इंडियन नेवी की जो शुरुआत है हमारे जो मराठा किंग है छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके थ्रू की गई थी, इनको फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद फाइनली 1612 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, इंडियन नेवी को एस्टेब्लिश किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आप कह सकते हो इंडियन नेवी को ही लेकर आए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ था, पाकिस्तान ने हम लोग के ऊपर अटैक किया क्योंकि 1971 के आसपास एक वॉर चली थी जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर जो ये ईस्ट पाकिस्तान, पहले बांग्लादेश हुआ कर, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था, बाद में यहाँ पर जब 1971 का वॉर हुआ तो ये बांग्लादेश बना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया, पाकिस्तान ने बोला कि भाई यहाँ पर भारत का काफ़ी बड़ा रोल है, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से ये लोग मांग कर रहे हैं बांग्लादेश बनाने की और इसकी वजह से विवाद बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एयर अटैक कर दिया था, एयर बॉम्बिंग कर दी थी। उसके बदले में हमने क्या करा, पाकिस्तान का जो कराची वाला एरिया है, ठीक है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उड़ा दिया। यहाँ पर काफ़ी आग लग गई थी, इनफैक्ट इतनी आग लगेगी कि आप लोग 60 किलोमीटर दूर से देख सकते थे कि पूरा कराची जल रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था, तो आपको ध्यान रखना है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद यहाँ पर तुरंत ही हमारी नेवी ने ऑपरेशन पाइथन भी चलाया। ऑपरेशन पाइथन का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने जब ऑपरेशन ट्राइडेंट चला दिया तो हमें पूरा विश्वास था कि पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा वापस से, तो हमने उसके बदले में ऑपरेशन पाइथन एक और बार अटैक कर दिया था उनके ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। इंडियन नेवी के बारे में आप लोगों को बता दिया, हमारे बहुत सारी जो सबमरीन्स हैं वो इन्होंने परफॉर्म किया था इसके अंदर। और आज के टाइम पर यहाँ पर आप देख पाओगे भारत के पास और भी बहुत सारे वेपन्स देखने को मिलेंगे, खासकर इंडियन नेवी के पास पावर काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, प्लस और भी बहुत सारी सबमरीन्स है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। मैं जैसे पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ऊपर से आर्टिकल्स के बारे में बता रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, इस वजह से। उसके बाद एक आर्टिकल में हमने चर्चा करी थी माउंट सेमरू वोल्केनो के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर जो ये वोल्केनो है ये इंडोनेशिया के अंदर फटा है, ये एरप्ट हुआ है, जिसकी वजह से 14 लोगों की जान गई है, ठीक है, और मतलब दर्जन लोग इंजर्ड हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में आया। लास्ट टाइम यहाँ पर ये वोल्केनो एक बार और इरप्ट हो चुका है, लगभग दिसंबर 2020 में इरप्ट हुआ था। तो ये जो सेमरू वोल्केनो है इसको आप लोग ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हो। इंडोनेशिया के यहाँ पर आप कह सकते हो जो जावा आइलैंड है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये माउंट सेमरू लोकेटेड है, ठीक है। माउंट सेमरू के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। और आज के टाइम पर इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। एक्टिव वोल्केनोज मतलब कि ये ऐसे वोल्केनो हैं जो कि कभी फट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले एरिया पर पड़ता है, और यहाँ पर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कि यहाँ पर मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से भूकंप वगैरह भी आता है और वोल्केनो भी इरप्ट होते हैं, एक तरीके से ज्वालामुखी भी फटता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इधर यहाँ पर जापान वाले साइड हो गया, इधर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का साइड हो गया, इधर की साइड यहाँ पर साउथ अमेरिका हो गया, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हो गया। इसके बीच का जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो इसी बीच में इंडोनेशिया पड़ता है, और इंडोनेशिया की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इंडोनेशिया में बहुत सारे वोल्केनोज भी हैं, इसी वजह से इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा वोल्केनो फटते हुए नजर आते हैं, ठीक है। प्लस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वोल्केनो हैं, जिसमें से 2 और वोल्केनो इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि माउंट मेरेपी और माउंट सिनाबंग, ये दोनों भी इरप्ट हो चुके हैं पहले, तो आपको मालूम होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी एक नए डायनासोर की प्रजाति के बारे में, जिसका नाम है इस्सी सानक, ठीक है। तो इस्सी सानक एक नए डायनासोर की प्रजाति है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है पहली डायनासोर की प्रजाति को, जो कि ग्रीनलैंड में पाया जाता था। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप हो गया। उसके बाद ग्रीनलैंड आपको ऊपर वाले हिस्से पर देखने को मिलेगा। ग्रीनलैंड आज के टाइम पर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी कैपिटल नूक है। यहाँ पे आप देख पाओगे विकीपीडिया का आर्टिकल है ये। पॉपुलेशन यहाँ पर आप पॉपुलेशन की हमारा कोई काम का नहीं है। इसका जो कॉन्टिनेंट है वो नॉर्थन अमेरिका है। करेंसी डेनिश क्रोन यहाँ पर इसकी करेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो ग्रीनलैंड वाला एरिया है यहाँ पर सबसे पहला डायनासोर पाया जाता था, जिसका नाम यहाँ पर इस्सी सानक है। तो इस्सी सानक कोई हड्डी को डिस्कवर किया गया है, इनके फॉसिल्स के ऊपर अभी रिसर्चेस जारी हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा डायनासोर है इस्सी सानक, ये ट्राइसिक पीरियड से बिलोंग करा जाता था। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ट्राइसिक पीरियड कौन सा होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पीरियड्स आते हैं, जिसमें आता है पेलोजोइक, मीसोजोइक और सेंजोजोइक। पेलोजोइक के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर ये अलग अलग पीरियड आते हैं, लेकिन मेसोजोइक के अंदर ट्राइसिक पीरियड आता है। ट्राइसिक पीरियड पर बहुत सारे हमारे पास डायनासोर वगैरह थे, ये सारे मास एक्सटिंक्शन हुआ है, इनके डायनासोर की प्रजातियाँ सारी खत्म हो गई हैं। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, ये तीनों पीरियड ऐसे हैं जहाँ पर सारे डायनासोर्स निकल कर आए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये सारे डायनासोर इसी पीरियड में खत्म हुए। उसके बाद आगे वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर आप देख पाओगे एक तरीके से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, मानव आने लगे।
अब यहाँ पर बोला गया जो ये यहाँ पर जो इसी सानक वाला डायनासोर ये देखने को मिलेगा, इसी सानक वाले की जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये मीडियम साइज का लॉन्ग नेक डायनासोर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहले सौरोपोड्स हुआ करते थे, सौरोपोड्स ये वाले डायनासोर हुआ करते थे। ठीक है, जो सौरोपोड्स डायनासोर हुआ करते थे, बोला जाता है ये धरती पर सबसे बड़े जानवर यही हुआ करते थे। ठीक है, इनकी गर्दन सबसे लंबी होती है, लॉन्ग नेक यहाँ पर इसी वजह से बोला गया है। आप देख पाओगे इस प्रकार से इनकी लॉन्ग नेक यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये सौरोपोड्स के नाम से जाना जाते थे और बोला गया इन्हीं सौरोपोड्स की तरह ये जो इसी सानक था ये भी देखने को मिलता था, जो कि ग्रीनलैंड के ऊपर पाया गया था। तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की जा रही है, अभी रिसेंटली हम लोग इसके ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। रिसेंटली क्या हुआ, यूएस के इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने बोला है कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ चुका है। रशिया ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, कहाँ पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है रशिया और ऊपर यूक्रेन देखने को मिलेगा। और जो इन दोनों कंट्रीज़ का जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपस में काफ़ी डिस्प्यूट रहता है, इस वाले रीजन में डिस्प्यूट रहता है। प्लस जो ये वाला नीचे वाला रीजन है क्रीमिया वाला, ये जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको रशिया ने हथिया लिया था 2014 में, इसकी वजह से काफ़ी विवाद रहते हैं। तो आपको इसके बारे में जानना है। अब यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न यह है कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर के बारे में चर्चा होती है। जब यहाँ पर ये पहले रशिया यूक्रेन सब एक ही हुआ करता था यूएसएसआर के नाम से। ठीक है, यूएसएसआर टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, यूक्रेन अलग हुआ। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूएस है वो ये चाहता था वो अपना इन्फ्लुएंस रखे यूक्रेन के अंदर, रशिया चाहता था अपना इन्फ्लुएंस रखे। तो इनकी बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में रशिया ने अपना रिलेशन काफ़ी ख़राब करे यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को काफ़ी हद तक यहाँ पर कब्जाने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि इस यूक्रेन के अंदर एक ऐसा रीजन है, मैं जैसे कि आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर यूक्रेन के अंदर आपको ये वाला जो रीजन देखने को मिलेगा, खासकर ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चलते हैं, लोग जो हैं यहाँ पर आप कह सकते हो यूक्रेन की सरकार के खिलाफ में ही देखने को मिलेंगे और बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर के आसपास किनारे की साइड में, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर क्रीमिया वाले रीजन को हथिया था रशिया ने, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। आज के टाइम पर यूक्रेन जो है मांग ये करता है कि हम लोग को नेटो का मेंबर बनना है। नेटो का मेंबर बनना है मतलब कि जो नेटो के अंदर 30 कंट्रीज़ है उनका मेंबर बनना है। और नेटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि हमारे ऊपर अगर जितनी भी 30 कंट्री हैं, अगर इनमें से किसी के ऊपर भी अटैक हुआ तो मतलब सबकी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो नेटो का ये कहना है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूक्रेन चाहता है नेटो का मेंबर बनना, लेकिन यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, रशिया ये चाहता है कि नहीं हम लोग इसको नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। तो करंट सिचुएशन ये है कि रशिया यहाँ पर चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर ना बने। अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है, तो इंडिया यहाँ पर चुपचाप रहता है। इंडिया ने यहाँ पर कोई भी अपना इशू यहाँ पर नहीं दिया है, कोई भी यहाँ पर इंडिया ने यहाँ पर अपना स्टांस नहीं दिया इसके अंदर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में था एक्सरसाइज इक्विवेलेंट के बारे में। तो रिसेंटली अभी 11वां एडिशन हुआ है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया और मालदीव्स के बीच में, जिसका नाम है एक्सरसाइज इक्विवेलेंट। ठीक है, और इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी मालदीव्स के कंदुदू आइलैंड के अंदर। तो इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हो। और यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है, इससे पहले एक और एक्सरसाइज हुई थी दोस्ती के बीच में 3 कंट्रीज़ ने, मतलब दोस्ती एक्सरसाइज जो है ये अभ्यास 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मालदीव्स कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया के नीचे बस बिल्कुल मालदीव्स आपको ये देखने को मिलेगा इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, तो ये जो इंडिया मालदीव्स के बीच में यहाँ पर एक्सरसाइज इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पर इसकी शुरुआत 2009 से हो चुकी थी। हम लोग बहुत पहले से एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को काफ़ी बेहतर करेगा, इनके डिफेंस कॉपरेशन को मदद करता है कि हम लोग और ग्रो करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये भी मैंने आर्टिकल्स लगा दिए हैं, ये आपके लिए क्विज लगा दिया है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर मैंने मंडे से लेकर जितने भी आर्टिकल कवर करें, मंडे से लेकर थर्सडे तक कवर करें। फ्राइडे का आर्टिकल मैंने अभी यहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, फ्राइडे वाला नहीं डिस्कस किया है, फ्राइडे और सैटरडे वाला डिस्कस नहीं किया है। तो फ्राइडे और सैटरडे वाला मैं मंडे के दिन डिस्कस करूँगा, क्योंकि हम लोग कुछ आर्टिकल छोड़ते हैं ताकि मंडे की जो शुरुआत है वो भी हम लोग रिविजन से कर सकें। इस वजह से जो ये आर्टिकल्स हैं उसको आपको मैं मंडे के दिन स्टार्टिंग में उसको रिवाइज करवाऊंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर उसको स्किप कर दिया है। ओके, नाउ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। आई होप आपका रिवीजन हो चुका है, आपने चीज़ों को वापस से रिकॉल कर लिया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।